हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम जो यूपीएससी एचएएस 2023 में प्री लेवल के हिसाब से अपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज़ को स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम यहाँ सितंबर मंथ 2022 के हिसाब से जो क्वेश्चंस वगैरह उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। तो यूपीएससी और एचएएस दोनों एग्जाम्स का जो प्री लेवल होता है उसमें आपको किस तरह के एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा, उसका स्टूडेंट्स थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, चलते आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आईएनएस विक्रांत इंडिया का एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर स्टूडेंट जो हमने खुद डिजाइन किया, डेवलप किया, हमारी कंट्री में बनाया गया। अब आईएनएस विक्रांत की एक मैंने फोटो भी लगा रखी है, यहाँ पर पूछा रहा है। पहली स्टेटमेंट है कि 100% इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब जो इसमें लगा सब कुछ इंडिया में बना है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया बनाई है, तो आपको पता है सही है क्योंकि ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये सेकंड मतलब इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि डिजाइन करता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिनका डिस्प्लेसमेंट रेट 40,000 टन से ज्यादा, मतलब हमारे अलावा सिर्फ एक और ऐसी कंट्री जो ऐसा कर सकती है। ये आपको पढ़कर ही लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, शायद हमसे आगे भी और कंट्रीज होंगी, हमसे आगे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें बाकी कंट्रीज के पास ज़रूर होंगी। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 2 ओनली, मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। ये बना इंडिया में, पर हर चीज़ की इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, कुछ बाहर से भी मंगवाया गया होगा। और हम दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी कंट्री नहीं है, और भी कंट्रीज हैं जो इतना मतलब इससे भी हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती हैं। हम तो भी शुरू कर रहे हैं, आगे जाके हम और एडवांस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने स्टूडेंट्स अपना पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड और बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है इसको अपना पार्ट बनाया। अब हम एक छोटे से ग्रुप में एंटर कर चुके हैं जिसमें सिर्फ यूएस है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है। दुनिया में सिर्फ यही 5 कंट्रीज थी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना पाती थी। और एयरक्राफ्ट कैरियर पता है क्या होता है? जैसे आप देखो ना, इसमें ना फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हो। तो आपने इस पर अगर मान लो 20-30 फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिया और इसको कहीं भेज दिया, तो इतना बड़ा आपका एयरफोर्स की पावर, साथ में मिसाइल्स वगैरह सब कुछ ट्रैवल करेगा। जहां आप चाहते हो, जिस कंट्री पे को अटैक करना है, जिस कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन 5 कंट्रीज के ग्रुप में आ चुके हैं जो कि खुद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने अपनी कंट्री में बनाया, वैसे तो आपने विक्रम आदित्य के बारे में सुना होगा, वो भी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर वो हमने डिजाइन और डेवलप नहीं किया था, वो रशिया से खरीदा था और उसके बाद उसको हमने काफी हद तक अपग्रेड कर लिया। ठीक है, विक्रांत में 76% आपको इंडिजिनियस कंटेंट मिलेगा, बाकी कुछ कुछ चीजें इसके बाहर से भी मंगवाई गई। वैसे ऑलमोस्ट 3rd-4th जो भी इक्विपमेंट है इसमें लगा वो मेड इन इंडिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। तो आईएनएस विक्रांत 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया था, वहीं पर गए थे नरेंद्र मोदी जब इसकी कमीशनिंग करनी थी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो गया था 2009 में, लॉन्च हो गया था 2013 में। इसका मतलब पता क्या होता है कि 2009 में इसको बनाना शुरू किया गया था और रेडी हो गया था 2013 में, पर ये नेवी का पार्ट बना 2022 में, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो 13 में लॉन्च हो गया, मतलब पानी में उतर गया। उसके बाद 7 साल और 9 साल इसके आप कह लो टेस्टिंग होती रही, फाइनल फेजेस होते रहे, वो सब चलता रहा। उसके बाद फाइनली पिछले साल इसको इंडिया की नेवी का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। ये बहुत अच्छा मैप मैंने यहाँ पर लगा दिया। इंडो पैसिफिक को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको इंडो पैसिफिक में मिलेगी। दूसरी कह रही है इंडो पैसिफिक जनरेट करता है 1/3 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, जो कि दुनिया में और किसी रीजन के मुकाबले काफी ज्यादा है, कि 1/3 इकोनॉमी सिर्फ इस रीजन से आ जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है मोर देन 1/3 ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन दी वर्ल्ड, वो भी असल में यहां से होता है। तो मतलब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तो सिर्फ इकोनॉमी के बारे में ही बात कर रही है। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ढूंढना है। स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ कहीं इनकरेक्ट लिख दिया ना एग्जामिनर ने, सारे आपके जो ऑप्शंस है वो उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन, देखो जब चाइना और इंडिया आ गए तो आधी पॉपुलेशन तो मतलब ऑलमोस्ट इन्हीं ने इकट्ठी कर ली, बाकी ये आसियान वगैरह की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडो पैसिफिक का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन का और बाकी का पैसिफिक ओशन, ये होता है सिंपली इंडो पैसिफिक। ठीक है, और 1/3 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट मतलब यहीं से आ रहा है, दुनिया में बहुत बड़ा जीडीपी यहीं से आता है और दुनिया का बहुत बड़ा फॉरेन ट्रेड भी यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब 2 बिलियन लिविंग इन दिस एरिया। ठीक है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक के एलाइज हैं यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब यूएसए के सॉरी एलाइज जो हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब यहाँ लोकेटेड है। 1/3 फॉरेन ट्रेड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दुनिया की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया।
थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है इंडो पैसिफिक। आप देख सकते हो कैसा दिखता है दुनिया के मैप पे इंडो पैसिफिक। ये यूएसए का जो ये हवाई होगा, ये हवाई है या फिर ये ये हवाई होगा, यूएसए की एक स्टेट है, आप देख सकते हो, वो भी आपको ये पैसिफिक रीजन में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2+2 मीटिंग को लेकर। लिखा जा रहा है कि इंडिया का ना एक 2+2 मिनिस्ट्रल फॉर्मेट ऑफ डायलॉग, मतलब 2+2 मीटिंग होती है, किस किस कंट्री के साथ होती है। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है, हमारे 2 मिनिस्टर और यूएसए के 2 मिनिस्टर। तो पूछ रहे हैं कि हम किस किस कंट्री के साथ ऐसा करते हैं। यूएसए के साथ तो अब आपको लग गया पता कि हम करते हैं, इसलिए 4 ऑप्शंस में आपको 1 भी देखने को मिलेगा। जापान, यूके, रशिया, इनमें से किस किस कंट्री के साथ इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रल फॉर्मेट ऑफ डायलॉग चलता है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसका सही आंसर है। बिल्कुल ही सही आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यूएस, जापान और रशिया। यूके के अलावा यहाँ पर बाकी 3 कंट्रीज के साथ ये 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब आप देखोगे कि जो क्वाड कंट्रीज है ना, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ तो होता है, बाकी रशिया के साथ भी रखते हैं। हो सकता है आगे जाके हम यूके के साथ भी शुरू करें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें 2+2 में क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री का, और दूसरी कंट्री का भी एक्सटर्नल और डिफेंस मिनिस्टर। हमने 2018 में सबसे पहले यूएसए के साथ शुरू करी थी ये 2+2, और उसके बाद तो फिर आगे जाके बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए ऑप्शन में से कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स है, उसमें से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म आज सबसे फेमस है जो दुनिया में, उससे जुड़ी 3 स्टेटमेंट है। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कल सिस्टम, मतलब हमको ब्रिटिश सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ठीक है, ये देख लेते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस व्हाइल इन इंडिया शी और ही, यहां पर शी और ही मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज। ये बोल रहे हैं कि देखो यूके में तो प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, पर इंडिया में वो लोअर और अपर हाउस दोनों में से कहीं का भी मेंबर, मतलब एमपी होना चाहिए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ठीक है, आपसे पूछा रहे कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। इंडिया एक रिपब्लिकन सिस्टम है, ब्रिटिश में आपको मोनार्क मतलब वो रियासत भी चलती रहेगी, और ब्रिटिश में आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे ब्रिटिश सिस्टम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जो जुडिशरी, तीनों एक मतलब लेवल पे, तीनों इक्वल है, ऊपर कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट सबसे ऊपर होगी। ठीक है, ये तीनों अपने अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ पर जो एमपी है, ठीक है, वो पीएम बन सकता है, पर यूके में आपको मतलब इंडिया के हिसाब से बताऊं कि लोकसभा का मेंबर होना ही जरूरी है। हमारे ऐसा नहीं है, आप राज्यसभा के मेंबर होकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पर हमने कुछ चीजें अलग रखी, जैसे वो मोनार्कल वाला, हमारे रियासत राजा कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्कल सिस्टम, तो उनके मोनार्कल सिस्टम है, हमारे रिपब्लिक सिस्टम है, हमारे प्रेसिडेंट है, उनके वहां पर किंग या क्वीन है। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड वाइल द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटिश, वो जो है वो एक रियासत से आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, वाइल इंडिया में पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल, जुडिशियल और ये सब चीजें जो है इनको इक्वल राइट्स दिए गए। ठीक है, आई होप ये सारा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में लगा। ये थोड़ा सा ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जैसे सबसे ऊपर चलो मान लिया प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को भी गाइड करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर है प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर के सबसे अंडर होते हैं कैबिनेट, फिर होते हैं एमओएस, फिर होते हैं सेक्रेटरीज जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, उसके बाद डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क्स और लोअर डिवीजन क्लर्क्स। इस तरह से पूरा जो हायरार्की है वो हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर में चलती है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। CSR क्या होता है, जो कंपनीज है ना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू CSR को मैंडेटरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इसको CSR में काउंट किया जाएगा। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी कॉर्पोरेट ने अगर पॉलिटिकल पार्टी को
कोई भी पैसा डोनेशन वगैरह कुछ भी दिया तो वो CSR के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। दो यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत। ये तो देखो पढ़ के पता लग रहा है। कोई अगर कंपनी कॉर्पोरेट सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगी तो वो थोड़ा ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्कूल बनाओ, आप हॉस्पिटल्स बनाओ, रोड बनाओ, वो सब CSR में आता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इन्होंने असल में इंट्रोड्यूस किया था मैंडेटरी CSR की करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी, ये CSR का पार्ट नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पे अलग से करती हैं तो ठीक है, ये CSR में नहीं आता। तो CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर ऐसा होता है कि कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंट्री की तरफ, सोसाइटी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, वहां पर भी उनको रोल निभाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट PM श्री, हमने इसके बारे में पहले भी एक बार क्वेश्चन किया था। तो PM श्री से जुड़ी कुछ स्टेटमेंट्स है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पहली कह रही है PM श्री जो है इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है ओनली इन केंद्रीय एंड नवोदय विद्यालय। वैसे PM श्री क्या है, इसमें ना हमारी कंट्री के जो स्कूल्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो स्कूल्स इस स्कीम में आएंगे, ठीक है, उनको डेवलप किया जाएगा एज ग्रीन स्कूल्स। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है ये जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जितना खर्चा आएगा सारा सेंटर उठाएगा। मतलब सिंपली कि ये ना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर है। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसे का बड़ा हिस्सा सेंटर देती है, थोड़ा स्टेट्स को भी देना होता है, पर ये बोल रहे हैं सारा का सारा सेंटर ही उठाएगी। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। इसमें सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही है, पहले दोनों यहाँ पर गलत है। मतलब PM श्री जो है ये इंप्लीमेंट की जा सकती है बाय स्कूल रन्स बाय यूनियन, स्टेट या लोकल बॉडीज। कोई भी स्कूल में PM श्री के थ्रू क्या किया जाएगा, स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। इसमें जो खर्चा आएगा 27,360 करोड़ अगले 5 सालों में से, उसमें सेंटर जो है बड़ा हिस्सा तो दे देगी, पर कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो ये सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, पर स्टेट्स को भी अपने हिसाब से खर्चना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फेज में 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा, और इससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक वैसे पूरी इंप्लीमेंट तो नहीं हुई है, उस पॉलिसी को और बेटर बनाने में हेल्प मिलेगी और इंडिया का एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव करेगा, ठीक है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का टाइटल मिला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारी की सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना 22, उनमें तो कवर होती हैं, पर क्लासिकल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी कवर है वो आपको बताना है। कन्नड़ा, तेलुगु, संस्कृत, ओडिया। क्या पहली 2 लैंग्वेज वो क्लासिकल है? पहली 3 है? क्या चारों की चारों है? नहीं सॉरी, 3 को छोड़ के पहली 4 है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो असल में चारों हमारी कंट्री की क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल 6 हैं। ये हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ना दिमाग में रखना कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में ना एक संस्कृत को छोड़ के बाकी आपको सब साउथ में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु और उड़ीसा और केरला और आंध्रा और तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। तो अगर आप देखो कि क्लासिकल लैंग्वेज नॉर्थ में आपको मतलब एक संस्कृत को अलग रख देना, बाकी 5 आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी 8 शेड्यूल में तो कवर्ड ही है, ठीक है। तो करंटली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। ये किस किस साल में क्लासिकल लैंग्वेजेस बनी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सारी की सारी 8 शेड्यूल में भी कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, आपको ये अच्छे से याद होगा। प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी कुछ हुआ। अब इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दी गई, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है कि ऑब्जेक्टिव है CA का कि इंडियन सिटीजनशिप दी जा सके उन माइनॉरिटीज को जिनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस। कहाँ की माइनॉरिटीज? जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहती थी, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले इन धर्म के लोग जो आपको ये अब एक चीज़ समझा दूं, ऐसा नहीं है कि CA के अंदर ये बस लाइफ टाइम के लिए कर दिया कि अब लाइफ आगे जाके भी कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट या पारसी या क्रिश्चियन इंडिया आएगा उसको मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए कानून है, अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, कि उन जगहों पे ये एक्ट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 2019। इसका सही आंसर है 2 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये जो रीजन है त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, इनके ट्राइबल एरियाज में ये एक्ट काम नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टेड एरियाज है। पहली स्टेटमेंट गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि
वो सिटीजन्स जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन धर्म से हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप देने का प्रोसेस इजी करो। देखो इसमें ऐसा नहीं कि जो आएंगे आगे जगह, नहीं, जो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं उनको जल्दी सिटीजनशिप दे दो, क्योंकि इन कंट्रीज में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उनको अपने धर्म के बेसिस पे या तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उनको उनकी कंट्री से निकाल दिया गया। ये बिल्कुल सही है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय, क्योंकि ये असल में 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो वॉज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसने अमेंड कर दिया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में सिटीजनशिप दी जाती थी। उस एक्ट को इसने बदल दिया था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की इस क्लास में जो प्री लेवल के MCQs मैंने डिस्कस किए, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे। आई होप ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए आपको थोड़े चैलेंजिंग लगे। ऐसी स्टूडेंट्स अभी हमारी कुछ और क्लासेस पेंडिंग है, जल्दी जल्दी से मैं उनको भी खत्म कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा आपके पास डाटा हो, आप थोड़ा समझ पाओ कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में, तब तक ले